Hello learners, I am Dr. Deepa Kushwaha, Assistant Professor, Guest Faculty in the Department of Political Science at Pandit Sundarlal Sharma Open University, Chhattisgarh, Bilaspur. Welcome to you all the virtual lecture. Today's lecture topic is Comparative Politics, Meaning, Definition, Nature and Scope. आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं महत्व। सबसे पहले हम तुलनात्मक राजनीति के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तुलनात्मक राजनीति अर्थात जो किसी एक राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्था से तुलना करता है, उसको हम तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। इस प्रकार विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था की आपस में तुलना करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारा राष्ट्र भारत जो है, भारत की जो देश की शासन व्यवस्था है, उसके अन्य राष्ट्रों की शासन व्यवस्था से तुलना करना ही तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कहलाता है। जैसे कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और दोनों शासन व्यवस्थाओं को यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें कि किसकी शासन व्यवस्था कैसी है और कितनी सफल है और कितनी असफल है, इसका अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत ही किया जाता है। साथ ही हम तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों की निम्न तत्वों पर भी तुलना करते हैं। सबसे पहले जैसे राज्यों की राजनीति अर्थात हम राज्यों की नीति के बारे में तुलना कर सकते हैं। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, लेकिन अन्य राज्यों में या अन्य राष्ट्रों में अलग अलग नीति निर्माण की जाती है और वो उसकी तुलनात्मक अध्ययन हम इस आधार पर कर सकते हैं कि आपका जो पॉलिसीज हैं, हमारे देश की पॉलिसी और अन्य राष्ट्र की पॉलिसीज में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है कि राज्यों के कार्य अर्थात हमारे भारत देश में पूर्ण रूप से कार्य करने की शक्तियां जो हैं वो कार्यपालिका में निहित होती हैं, और ये जबकि अन्य राज्यों में यदि हम देखें, जैसे कि हम आपका व्यवस्थाओं में देखेंगे तो ब्रिटेन के यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं कि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन पूर्ण जो शक्तियां थी कार्य करने की, अब जो है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आपके नाम मात्र का रह गया है, लेकिन अगर हम पूर्व में भूतकाल का अध्ययन करेंगे तो वहाँ की कार्यपालिका शक्तियां जो थी पूर्ण रूप से राजा में निहित थी। इस तरह से हम दोनों राष्ट्रों का अर्थात भारत और ब्रिटेन की कार्यपालिका शक्तियों का आपके तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा हम अध्ययन कर सकते हैं कि राज्यों की संगठन व्यवस्था का। राज्यों की संगठन व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर जो संस्थाएं अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं का कार्य करती हैं, वो जो अलग अलग संस्थाएं जैसे आप कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, इन सब का भी अलग अलग हम संगठन के बारे में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम तुलनात्मक अध्ययन राजनीतिक दलों का भी कर सकते हैं। जैसे भारत में यदि हम देखेंगे तो भारत जो है बहुदलीय शासन राजनीतिक दल है भारत में। तो चूंकि भारत में बहुराजनीतिक दल हैं, तो उस परिस्थितियों में हम आपस में दलों का भी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। जबकि यदि हम विकसित राष्ट्रों को देखेंगे तो अधिकांश राज्यों में आपके द्विदलीय व्यवस्था है, और द्विदलीय व्यवस्था होने से वहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि आपके अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है या ब्रिटेन में अच्छी है या आपके अन्य राज्यों में, या भारत का जो बहुदलीय व्यवस्था ज़्यादा उचित है कि द्विदलीय व्यवस्था अमेरिका की ज़्यादा उचित है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति केवल आधुनिक युग की देन नहीं है, बल्कि इसका अपना एक पुरानी व्यवस्था बहुत पहले से चली जा आ रही है। अगर आप देखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति के विकास की शुरुआत राजनीतिक हमारे जो जनक हैं, राजनीति विज्ञान के जनक और साथ ही तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के भी जनक अरस्तु से हुई है। अरस्तु ने सबसे पहले 158 देशों के संविधानों का राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन किया था।
अरस्तु के बाद से अनेक विचारकों ने अपना अलग-अलग विचार रखा और साथ ही उन्होंने ये देखा कि कौन सी शासन व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था के लिए अच्छी है और साथ ही जैसे-जैसे सामाजिक व्यवस्था का वो अध्ययन करते गए, वैसे-वैसे तुलनात्मक राजनीति का भी विकास होता चला गया। तुलनात्मक राजनीति आज जो वर्तमान स्थिति में पहुँची है, उसमें कहीं न कहीं जो विश्व के अधिकांश जो राष्ट्र हैं, जो आज वर्तमान में देखें तो अधिकांश राज्य विश्व के स्वाधीन हो चुके हैं, उन्होंने कैसी शासन व्यवस्थाएँ अपनाई हैं या वो शासन व्यवस्थाएँ उनके यहाँ कैसे संचालित हो रही हैं, इसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत ही किया जा रहा है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा अलग-अलग विचारकों ने अपने-अपने अनुसार दी है। सबसे पहले हम जिन वैलेट के अनुसार यदि देखा जाए तो जिन वैलेट ने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति विश्व में विभिन्न सरकारों का अध्ययन करता है जिसमें विभिन्न देशों की विधान पालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का अध्ययन किया जाता है। साथ ही वहाँ की राजनीतिक दल, दबाव समूह, चुनाव प्रणाली का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी संबंध में फ्रीमैन ने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं तथा सरकारों के विभिन्न प्रकार के तुलनात्मक विवेचन तथा विश्लेषण करता है। मैक्रिडीज के अनुसार इनका मानना है कि अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकारों और व्यवस्था विविधता में शामिल रही है। विविधताओं में समान तत्वों की खोजबीन करने का प्रयास को ही तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। लासवेल ने कहा है कि तुलनात्मक पद्धति वैज्ञानिक पद्धति की तरह ही सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य की प्राप्ति की विधि है। उपयुक्त सभी विचारकों की परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलनात्मक राजनीति दो या दो से अधिक देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलनात्मक अध्ययन है या एक ही देश की अल्प समय की राजनीति की तुलना कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि क्या असमानताएं हैं या क्या समानताएं हैं। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला है तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक तुलना है, अर्थात इसके अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों व उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण व अध्ययन है। प्रत्येक राज्यों में कई स्तरों पर सरकारें होती हैं। उन सरकारों की लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन ही आपका इसके अंतर्गत किया जा सकता है। जैसे केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार और इस प्रकार एक ही देश में इन सरकारों का भी हम आपस में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। और जैसे कि हम भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत में केंद्रीय सरकार अलग है, राज्यों की सरकारें अलग हैं, साथ ही आपके जिला सरकारें हैं, फिर ग्राम पंचायत में आप देखें तो इस तरह से हम अलग-अलग स्तर पर भी इनका तुलनात्मक, लंबात्मक अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि तुलनात्मक राजनीति की जो तुलना है वो क्षैतिज तुलना है, अर्थात यहाँ पर तुलनात्मक राजनीति चूंकि प्राकृतिक संबंधी दूसरी क्षैतिज धारणा है जो कि दो भागों में विभक्त है। जैसे कि पहला अगर हम देखें तो एक ही देश की विभिन्न समय में उपस्थित राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना। जैसे आप देखें कि केंद्र सरकार में वर्तमान में बीजेपी सरकार है और पूर्व में कांग्रेस की सरकार, उसके बीच में गठबंधन की सरकार आई। इन तीनों सरकारों का आपस में आप तुलनात्मक अध्ययन जो किया जाएगा वो आपके क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट है इसी में दूसरा जो देखें तो अल्प राज्य में उपस्थित सरकारों का आपस में तुलना और अपने ही देशों के सरकारों की तुलना भी दूसरे देश से की जाती है। और ये जो अल्प सरकार राज्य हैं उनमें आपस की ही सरकारों का अध्ययन करना भी क्षैतिज तुलना के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या है। तो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र जो है एक विवादास्पद प्रश्न है क्योंकि इसके विषय क्षेत्र की प्रमुख समस्या यह है
कि इस तुलनात्मक राजनीति में किस किस चीज को सम्मिलित किया जाए और किस चीज को उसके अध्ययन क्षेत्र से बाहर रखा जाए। अगर हम तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र को देखें तो उसके विषय क्षेत्र को लेकर परंपरावादी और आधुनिक जो राजनीतिक विद्वान हैं उनमें गहरा मतभेद है। जहाँ एक और परंपरावादी विद्वान जो हैं वो तुलनात्मक राजनीति को संकुचित अर्थ में प्रस्तुत करते हैं, जबकि जो हमारे आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं वो एक विस्तृत दृष्टिकोण इसको देने का प्रयास करते हैं। अब हम इसी श्रृंखला में तुलनात्मक राजनीति के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। तुलनात्मक राजनीति का बहुत अधिक महत्व है अध्ययन के विषय के रूप में और अध्ययन के नए क्षेत्र के रूप में। तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान का नया तत्व या अध्ययन विषय नहीं है। इसका अध्ययन उस समय से होता आ रहा है जब से राजनीति व राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन प्रारंभ हुआ। तुलनात्मक अध्ययन प्रारंभ से ही मानव के अध्ययन का केंद्र बिंदु रहा है। अरस्तु से लेके आज तक के राजनीतिक विचारक तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन काफी प्रचलित हो गया। आज राजनीतिक व्यवहार को तुलनात्मक आधार पर समझने के लिए नए नए दृष्टिकोण और उपागम विकसित हो गए हैं। तुलनात्मक अध्ययन या राजनीति का महत्व इन बातों से दृष्टिगोचर होता है। पहला, राजनीतिक व्यवहार को समझना तथा तुलनात्मक अध्ययन राजनेताओं के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करता है। इसके द्वारा वे जनता के लिए योग्य सुझाव प्रस्तुत करते हैं और बदलते राजनीतिक व्यवहार और व्यवस्था की जानकारी ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए राजनेता मतदान व्यवहार के विभिन्न तत्वों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तुलनात्मक स्थिति पर मतदान की स्थिति क्या रहेगी। साथ ही इसमें सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र का महत्व जो रहता है मतदान में, उस तत्व का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। साथ ही तुलनात्मक राजनीति का महत्व विद्यार्थी, शिक्षक व नागरिकों के साथ साथ जनसाधारण के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम यह भली भांति जान सकते हैं कि विभिन्न राजनीति की समाज के लोगों का राजनीति के व्यवहार पर परस्पर अलग अलग क्यों होता है, इसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत करते हैं। साथ ही इसकी मूल्य और विधियां कौन सी हैं जो वह एक दूसरे को समझने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवहार की जटिलताएं कौन सरलता से समझ सकता है, ये आपके तुलनात्मक राजनीति में ही किया जाता है। साथ ही राजनीतिक व्यवहार की जटिलता को समझे बिना इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर ना ही दिए जा सकते हैं और ना ही दूसरा राजनीतिक को वैज्ञानिक स्वरूप इसको प्रदान किया जा सकता है। वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए इसका तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। अरस्तु के समय से ही तुलनात्मक अध्ययन द्वारा राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 50 देशों के तुलनात्मक अध्ययन के बाद व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति को तुलनात्मक आधार पर एक विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया था। व्यवहारवादियों ने राजनीतिक व्यवहार की निरंतरता या निमित्ताओं का पता लगाकर समानीकरण के आधार पर सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया, क्योंकि यही समानीकरण वैज्ञानिकता का आधार है। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा ही राजनीतिक व्यवहार के निमित्ताओं का पता लगाकर उनके कारणों का भी पता लगाया जा सकता है। तीसरा, राजनीति में सिद्धांत निर्माण अर्थात तुलनात्मक अध्ययन द्वारा राजनीतिक व्यवहार की निमित्ताओं का पता लगने से राजनीतिक सिद्धांत निर्माण करना आसान हो जाता है और राजनीतिक शास्त्री में ऐसे सिद्धांतों की तलाश की जा रही है जो संपूर्ण विश्व को आगे ले जा सके। अब हम आगे की श्रेणी में आमंड पावेल की तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करेंगे। जब भी हम तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं तो उनके उपागम को समझना अति आवश्यक है, जो कि तुलनात्मक राजनीति का उपागम दो प्रकार के हैं। पहला, परंपरागत उपागम अर्थात प्राचीन समय से राजनीतिक व्यवहार जो चला आ रहा है और जो धीरे धीरे विद्वानों के द्वारा परिवर्तन होता रहा, उसके तीन उपागम इस प्रकार है। पहला है ऐतिहासिक उपागम। इस उपागम के अंतर्गत दो राज्यों की शासन प्रणालियां ऐतिहासिक विवरण तैयार करके उनकी तुलना की जाती है और यह पता लगाया जाता है
कि हम अपने वर्तमान लक्ष्यों की सिद्धि के लिए क्या कार्य कर सकते हैं या उसके विकास को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर। नेक्स्ट है संस्थात्मक उपागम। इस उपागम में अलग-अलग संस्थाओं के संगठन और भूमि का अध्ययन किया जाता है। शासन और राजनीति से जुड़ी सारी संस्थाओं के संगठन पर विचार किया जाता है। दूसरा आधुनिक उपागम अर्थात जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद का उदय हुआ और बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हुए जो सामने उभर कर आए और इसमें बहुत सारे बदलाव हुए। इसी कारण से तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन नई तरीके से विकसित हुआ और इसी को आधुनिक उपागम नाम दिया गया है। निष्कर्ष रूप में यदि कहा जाए तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि अपने देश की शासन व्यवस्था का संचालन किस तरह से होना है। साथ ही विभिन्न सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन भी इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।